2010 में भी इंडिया गए, पाकिस्तान नहीं आए। अब 2015 में इंडिया जा रहे हैं लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो उनका जो दौरा है इंडिया का, क्या आप समझते हैं कि इससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो कम होंगी या ज्यादा होंगी? देखिए, ये अब पाकिस्तान का इंडिया के साथ दरअसल लिंक रहा नहीं। हम उस कैटेगरी से हमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2006 में निकाल दिया था और उसके बाद वी वर प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ अफगानिस्तान। बदकिस्मती ये है कि आज हम अफगानिस्तान से भी और पीछे चले गए हैं। आप अगर काबुल जाएंगे तो आपको वहां हालात बहुत बेहतर नजर आएंगे। यहाँ तो लोग पेट्रोल, बिजली, पानी, गैस को तरसने लगे हैं। स्टोन एज की वाकई नक्शा हमने खुद पैदा कर दिया है। ओबामा यहाँ के क्या लेने आएगा, मुझे बताइए। इंडिया जो है वो G20 का मेंबर है, बड़ी लीग में शुमार होता है और उसकी ट्रेड वॉल्यूम देख लीजिए, मार्केट का साइज देख लीजिए और इंडिया की बजाते खुद खरीदने की जो कैपेसिटी है, इस्तात है, वो देख लीजिए। अगर अमेरिका कुछ बेचना चाहता है, बड़े बड़े एयरलाइनर्स वगैरह, डिफेंस इंडस्ट्रीज से बहुत कुछ बेचना है उन्होंने। और फिर सबसे बड़ी बात यह है मोहम्मद कि इंडिया सबसे बड़ा अहम काउंटर फोर्स है चाइना के खिलाफ। इस वक्त अमेरिका की अगर वाहिद एक ऑब्सेशन है और वो है चाइना। चाइना का मतलब ये नहीं कि कोई जंग हो जाएगी, एक राइवल है। उन्होंने अपने सारे राइवल्स और एडवर्सरीज को चित कर दिया है अमेरिका ने। अब सिर्फ एक रह गया है, विच इज राइजिंग वेरी पीसफुली। चाइना's पीसफुल राइज इज ए बिग चैलेंज टू अमेरिका। और मजे की बात यह है कि अमेरिका खुद उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है बाय बीइंग दी वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स ऑफ चाइनीज गुड्स। तो ओबामा तो इंडिया जाएगा और आता रहेगा, जाता। मेरा मतलब है अमेरिका का जो भी सदर होगा, उनके ताल्लुकात की नेचर और है, उनका जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग नहीं है, उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है। नहीं तो जो खान साहब, जो पाकिस्तान 2001 से लेके और आज 2015 तक फ्रंट लाइन स्टेट है इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, और 2001 से पहले पाकिस्तान में कभी शादो नादर ही खुदकुश हमले हुआ करते थे और इतने लोग भी नहीं मरते थे। तो इतनी पाकिस्तान ने अपने 10 अरब डॉलर का नुकसान भी किया, 50,000 से ज्यादा बंदे भी मरवा लिए, और आज आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत में बड़ा फर्क है। देखिए हमें बड़ी दुख भरी दास्तान है ये। और आपने 2001 की बात की है। कम से कम मैं ये कह सकता हूं, और मैं चूंकि इन्वॉल्व रहा हूं एक यानी डायरेक्टली इन्वॉल्व प्रैक्टिशनर के तौर पर, कि अक्टूबर 1999 तक, 1999 तक पाकिस्तान और इंडिया में हमने एक बराबरी एस्टैब्लिश कर दी थी, एग्जिस्टेंशियल पैरिटी। मैं पैरिटी से मुराद कभी वो नहीं लेता कि उनके पास हथियार कितने, हमारे पास हथियार हैं, एक बराबरी सलूक की। क्योंकि इंडिया ने जब धमाके किए और फिर 17 दिन हमने डिले किया, तो इंडिया का ख्याल था कि ये तो इनके पास नहीं है। इंडिया ने हमें बड़ी प्रोवोकेशंस की कि हम धमाके करें। उसको ये एहसास हो गया कि शायद हमारे पास ये कैपेबिलिटी है नहीं। पर जब दिखा दिए तो फिर अमेरिका ने दोनों मुल्कों को बराबरी की बुनियाद पर एंगेज किया और आलमी बरादरी ने बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पर कंडेम किया दोनों को। जो जून 1998 की करारदाद है, 6 जून 1998 की सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको पढ़ के देखिए। बिल्कुल एक जैसा सलूक है कि दोनों के न्यूक्लियर धमाकों को कंडेम किया गया, दोनों को कहा गया कि अपने मसाइल हल करो। कश्मीर तक उस रेजोल्यूशन में हमने रिवाइव करवाया था। तो उसके बाद जब मेरे 8 राउंड्स हुए, स्टोव टैलबट मेरा जो काउंटर पार्ट था, बिल्कुल उतने ही 8 राउंड्स जसवंत सिंह ने किए। और एक ही बेंचमार्क से, एजेंडा एक था, 4 इश्यूज थे, इंडिया के साथ भी, मेरे साथ भी। और हमने दोनों मुल्कों ने, मैं ये कहूंगा, बिल्कुल एक जैसी पोजीशन रखी। हमने कहीं अपने मुफादात पर समझौता नहीं किया। इंडिया वॉज नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड, क्योंकि इंडिया ना कभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई पैसे लेता था, IMF वगैरह से, ना किसी से। फर्क कहां पे पड़ा? तो हम पे बहुत फर्क पड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि
جون 1998 کے بعد اور فروری 99 میں جب وہ 8 راؤنڈز ختم ہوئے، ہم نے وہ پابندیاں